हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल है आप सबके? आज बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है आप लोगों से। आज हम हमारे 9th का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 4th चैप्टर। ये मैं आपका स्ट्रॉन्ग कराने आया हूँ। मेरे साथ ही इस चैप्टर को मजबूत कर लेना, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पेन और कॉपी लेकर बैठो और ये चैप्टर यही मजबूत कर लेना, क्योंकि ये हलवा चैप्टर है और इजीली आपको मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है? चैप्टर शुरू करें उसके पहले आप ये बताइए कि क्या हालचाल है आप सबके और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, एक शेड्यूल तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और अगर आपके हाफिली एग्ज़ाम हो चुके हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखो। 4th चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हाफिली में भी आ रहा होगा। जिन बच्चों के हाफिली हो रहे हैं वो हाफिली के लिए प्रिपेयर करो, और जिनके टर्म्स हो रहे हैं, टर्म 2 ऐसे चलता है, तो वो अपने टर्म्स की तैयारी कीजिए। हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो टारगेट है हमारा 100 आउट ऑफ 100, ठीक है? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हमारा जो मैथ का स्कोर है वो 100 बना सकें, ठीक है? हम अपना स्कोर कितना बना पाए? 100 बना पाए। उसी दौर में हम चल रहे हैं और आज हम करेंगे हमारा 4th चैप्टर। क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ? की कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें काम आने वाले हैं? चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूं। मतलब हम एक तरीके से फुल चैप्टर देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो ये एक आसान चैप्टर है, आपकी पिछली कक्षाओं से रिलेट करता है। आपने अब तक जो पढ़ा है उसका एक तरीके से थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन इसको आप कह सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने चैप्टर की लीनियर इक्वेशन से। और क्या होती है लीनियर इक्वेशन, तो हम ये समझेंगे। अब लीनियर इक्वेशन आपने देखी होगी, जैसे एक इक्वेशन मैं बोलता हूं 3x + 7 = 0, ठीक है? तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 3x + 7 = 0। अब अगर हम इसे देखें तो हमें इसमें क्या क्या दिखता है ना? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये x दिख रहा है जिसे हम वेरिएबल जानते हैं, और वेरिएबल के साथ में जो होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना? हिंदी में इसको गुणांक बोलते हैं। गुणांक मतलब जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। और जो हमारी सिंगल डिजिट होने वाली है विदाउट वेरिएबल, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है? चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इक्वेशन, इसलिए हमें यहाँ पर =, का साइन दिखेगा। मतलब इक्वेशन के अंदर LHS और RHS दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। आ रही है बात समझ में? तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। इसको समझना जरूरी है। अगर आप बात करते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में आप ध्यान रखना, जो भी आपका इक्वेशन के अंदर वेरिएबल चल रहा होगा, जो भी आपका इक्वेशन में वेरिएबल चल रहा होगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हमें इक्वेशन में कितने वेरिएबल चाहिए? हमें इक्वेशन में 2 वेरिएबल चाहिए, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप इसको एक तरीके से पढ़ लेते ना, तो एनसीईआरटी तो एक मान के चलिए 10 मिनट की है आपके लिए, ठीक है? लेकिन 10 मिनट की बनाने के लिए या इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो पहला जो हमारा टाइम रहेगा, या ये वीडियो का जो हाफ रहने वाला है, वो इंट्रोडक्शन का रहने वाला है। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो आराम से, तसल्ली से पेन पेपर लेकर बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? अब हम यहां पर बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। तो टू वेरिएबल कैसे लिखे जाते हैं, ध्यान से देखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैं लेता हूं 3x + 4y + 7 = 0, ठीक है ना? इसे हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है? यह हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है? इसको ध्यान से देखना। यह हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है ना? क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल चल रहा है ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 डिग्री लिखी होती है यहां पर,
देखो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी क्या है 1 है, क्योंकि अगर कुछ पावर नहीं होती है ना, ऊपर एक्सपोनेंट कुछ नहीं होता है, तो हम वहां पर क्या मानते हैं कि वहां पर 1 लिखा है, तो इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये हमारे वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल देखो एक तो x हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया y हो गया, मतलब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल्स है, ठीक है 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल हो गए, दोनों की जो डिग्री है वो कितनी है, दोनों की डिग्री 1 है, और उनके साथ में जो चलता है यहां जो चलता है मल्टीप्लाई में वो हमारे होते हैं कोफिशिएंट, क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। तो यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कौन लिखा है यहां पर 3 होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y, तो y क्या लिखा है यहां पर 4 लिखा है। आ रही बात समझ में, एक एक चीज को समझना। 3 यहां पर क्या रहने वाला है, अभी मैं आपको लीनियर इक्वेशन, मतलब ये जो चैप्टर है या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी दूंगा, तो पहले आप ये समझो कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वेरिएबल और वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन है 3, यहाँ क्या लिखा है y वेरिएबल है और उसका कोफिशिएंट कौन है 4, और ये जो 7 लिखा है ना इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, अब 7 फिक्स है और इस तरफ हमें हमेशा क्या रखना है 0 रखना है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी तो इस तरफ हमारा क्या चलना चाहिए 0 चलना चाहिए। तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देता हूं, है ना, ध्यान से देखना क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन होने वाली है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। अब कौन है यहां पर और क्या क्या है ये देख लो, x वेरिएबल है y वेरिएबल है, a क्या है, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, a हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में आता है ये, है ना। b हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि ये y के साथ में आता है, और c हमारा क्या है कांस्टेंट, जो कि जो भी नंबर यहां पर चल रहा होगा उसे हम कांस्टेंट बोल देंगे, जो सिंगल टर्म में चल रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, इसका और इसका, मतलब जो मेरे पास में एग्जांपल है उसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं तो वैल्यूज कैसे आएगी, ध्यान से देखना वैल्यूज कैसे आएगी। a की जगह पर क्या लिखा है 3 लिखा है, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो a की जगह पर क्या लिखा है 3 लिखा है, आपको विथ साइन उठाना है। अब यहां पर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन तो हम शो नहीं करते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। b की बात करते हैं तो b की जगह पर क्या लिखा है, b की जगह पर लिखा है 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, क्योंकि c क्या है कांस्टेंट है और ये 7 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इतने हलवा बिल्कुल, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। चलिए अब एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर लेकर देखता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3x माइनस 4/3y इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये मेरे पास में इक्वेशन है। इक्वेशन आपके पास में किसी भी टाइप की आ सकती है, पर हमें करना क्या है, इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इस तरफ हमें 0 छोड़ना है और उस तरफ सारी चीजों को लेकर जाना है, ठीक है। तो 3x तो अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि ये तो पहले से इधर बैठा है, माइनस का 4/3y भी ऐसे ही रहेगा, और ये -6 है मतलब -6 है, जब इस तरफ आएगा तो ये बनेगा +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ रही है बात समझ में, है ना, ध्यान से देखना। अब हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसके साथ में। तो x का कोफिशिएंट कौन बनेगा यहाँ पर, जो कि a होगा, तो वो बनेगा 3 बनेगा, क्या बनेगा 3 बनेगा। वहीं अगर मैं b की बात करता हूं तो b क्या बनेगा, b बनेगा -4/3। अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, जस्ट अभी बताया कि हमेशा हमें क्या करना है, वैल्यू को विथ साइन उठाना है, तो ये हमारा बनेगा -4/3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 6 हो जाएगी, ठीक है। a b और c की वैल्यू
किसी भी फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, नंबर्स में आ सकती है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म और ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन में होता क्या है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है और साथ ही साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे साथ दोहराओ एक बार, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपकी, है ना? आपको आ गया होगा समझ में। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास में आता है अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि टू वेरिएबल हैज दी फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या फॉर्म होने वाली है आपके पास में? ये फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 where ABC are real numbers and a and b are not both 0। ठीक है, इस लाइन को समझना आप जरा। a और b जो है वो आपके, ये जो a है और ये जो b रहेगा आपका जो इक्वेशन में आने वाला है, वो दोनों 0 नहीं होने चाहिए। देखो, अगर मान के चलो कि अगर यहां पर मैंने लिखी 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 रखा और अगर a जो है ये 3 ये 0 हो गया, है ना, a मेरा इसमें 0 हो गया, तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी? ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। और अब अगर x खत्म हो गया तो क्या ये टू वेरिएबल बनेगी? नहीं, इसमें सिंगल वेरिएबल रह जाएगा y। इस कारण से हम क्या बोलेंगे कि a b c जो है वो रियल नंबर तो है, बट a और b जो है वो हमेशा 0 नहीं होने चाहिए। मतलब 0 नहीं होने चाहिए, हमेशा क्या 0 होने ही नहीं चाहिए। अगर 0 हुए तो एक वेरिएबल या फिर दोनों 0 हुए तो दोनों वेरिएबल खत्म हो गया, तो फिर इक्वेशन खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इसलिए ये डेफिनेशन है। अब देखो एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नीचे जो गिवन फॉर्म्स है आपके पास में, या जो नीचे इक्वेशंस है, उन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। और यहां पर आपको जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें a b और c की वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम यहां पर इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास में इस तरफ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि -2x ऐसा ही रहेगा, +3y ऐसे ही रहेगा, और 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0 बनेगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके अंदर हम a b और c बता देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, आसान से, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहां हो जाएगी हमारे पास में -2 विथ साइन उठाएंगे, b की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी -12। ठीक है, समझ में आ गई बात? सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर a b और c बता दो बस, और विथ साइन उठा लो, जैसा है वैसा का वैसा उठा लो। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय हम देखेंगे कि यार -7y तो आ रहा है पर कोई सिंगल डिजिट नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है ना। तो देखना इसे कैसे बनाते हैं। ये आपके पास में रहेगा 3x इस तरफ, -7y जब इधर आएगा तो ये बनेगा प्लस का 7y। चूंकि यहां पर आपके पास में c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, 0 मल्टीप्लाई करा देंगे c से और इक्वल टू में 0 लिख देंगे। आगे बात समझ में? ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कांस्टेंट तो हमको शो करना है ना, कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो शो करना है, पर हमारे पास में इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, c के साथ में 0 मल्टीप्लाई करा देंगे, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 अगर c से मल्टीप्लाई होता तो ये वापस 0 हो जाएगा, है ना। पर लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, ठीक है। अब a की बात करते हैं तो a तो हमारे पास में हो जाएगा 3, b हमारे पास में हो जाएगा 7 और c हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं हमारे पास। आ रही बात समझ में? इस इक्वेशन को देखना और समझ में आएगा अच्छे से। यहां पर मुझे एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, y नहीं है, पर y बनाना तो पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो y आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, देखो 2x तो अपनी जगह पे ही रहेगा, हम क्या करेंगे y का कोफिशिएंट जो होने वाला है उसको 0 कर देंगे, ठीक है ना। y के कोफिशिएंट को 0 कर देंगे और फिर y लिख देंगे, और प्लस का 3 जो मेरा कांस्टेंट चल रहा है वो चलता रहेगा, है ना। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है ताकि x वेरिएबल तो आ जाए और y वेरिएबल भी आ जाए, पर y तो इसमें है नहीं, तो हमने क्या करा, इसका कोफिशिएंट 0 बना दिया। अगर 0 बन जाएगा तो ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, फिर से हमारा 2x प्लस 3 बच जाएगा। पर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ना, यही तो कह रहा है, एक्सप्रेस करना है तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा।
जो वेरिएबल नहीं है उसके कोफिशिएंट को 0 बना देंगे। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब हम यहां पर अगर a देखते हैं तो a हमारा बनेगा 2, b हमारा बनेगा 0 और c हमारा बनेगा 3। ठीक है ना, जैसा का जैसा है वैसा ही आप उठा लीजिए, कोई और कुछ काम नहीं करना है आपको। x का कोफिशिएंट आ गया, y का कोफिशिएंट आ गया और ये आपका कांस्टेंट आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तरीके से समझोगे तो चीज समझ में आ जाएगी। जो वेरिएबल नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है इस इक्वेशन में, देखो y नहीं था तो उसके कोफिशिएंट को 0 बना के लिख दो ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी इजीली बन जाए। आ गई बात समझ में? चलो, तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये क्या चीज है? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या है ना? लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, हमारे पास में लीनियर इक्वेशन में x और y चल रहा है तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन आते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रही बात? जो x और y की वैल्यू आएगी उसे ही हम सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। यहां सॉल्यूशन करने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा, क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल चलता है ना, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। बट एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल चलते हैं तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। पर यहां तो हम सिंगल इक्वेशन से निकालेंगे, तो कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास में थोड़ा सा जो है वो अलग तरीका है, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। ठीक है, अ सॉल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन in 2 variable is pair of values x and y that satisfy the equation, है ना। ये चीज समझना, यहां पर क्या लिखा है? satisfy, मतलब कि आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू कैसे आएगी? पेयर में आएगी, क्योंकि x और y पेयर में चलेंगे। ये जो वैल्यू आएगी x और y की, वो उस इक्वेशन को फिर से सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाकर वो सॉल्यूशन होंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? अभी धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। यहां पर ये बोलता है फॉर एग्जाम्पल राइट 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन के लिए आपको क्या लिखना है? 2 सॉल्यूशंस लिखने हैं, है ना। अब 2 सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? पेयर में आएंगे। आ रही बात समझ में, है ना। चलो, एक बात और समझो कि अगर आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, हम हटा देंगे इसे। जैसे मैंने मान लो यहां लिखा 3x + 6 = 0 और मैंने अब इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करते हैं हम जनरली? 3x यहीं रहेगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो x की वैल्यू आएगी -6 और ये अपॉन में आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आएगी -2। क्या आएगी? -2। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में रखो, ठीक है ना, इस वैल्यू को वापस इसमें रखो, तो x की जगह क्या रखेंगे? -2, तो ये हो जाएगा 3 × -2 + 6 = 0। ये हो जाएगा -6 + 6 = 0। तो ये क्या बनेगा? 0 = 0। क्या आपकी इक्वेशन जो है, क्या आपकी इक्वेशन जो वो सेटिस्फाई हो रही है? क्या हो रही है ना। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस वो होते हैं जब आप उनको इक्वेशन में पुट कराते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? मैंने आपको बता दिया। और ये वैल्यूज हमेशा कैसे आएगी? पेयर में आएगी, x और y हमेशा साथ में चलेंगे। ठीक है ना। चलो आओ तो सॉल्व करके देखते हैं। 2 सॉल्यूशन हमें बताने हैं इस केस के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर अज्यूम करेंगे। ठीक है ना, अज्यूम करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रख देता हूं। क्या रख देता हूं? x की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहां पर क्या रख दी? 0 रख दी। तब क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ऐसे रखूंगा, फिर प्लस का 4y = 7 चलेगा। अब ये तो 0 हो गया पूरा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 4y = 7 बचेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/4। क्या आ जाएगी y की वैल्यू? 7/4। तो मेरे पास में जो फर्स्ट सॉल्यूशन बना है वो क्या बनेगा कि मैंने x की जगह रखा 0, तब जाकर मुझे क्या मिला? तब जाकर मुझे मिला 7/4। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स के अंदर करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करते हैं कि पहले x आता है, पहले बाद में y आता है। उसी तरीके से x रखा और फिर y रखा। x 0 रखने पर y कितना आया? 7/4। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? y की वैल्यू मान सकते हैं 0, है ना। आ रही बात समझ में? आप यहां पर अज्यूम मेथड लगाएंगे। अज्यूम मतलब कि आपने x की वैल्यू 0 रखी, गैस करेंगे यहां पर, है ना। x की वैल्यू 0 रखी तो y आ गया। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा, तो दूसरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।
है ना। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर क्या x की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूं क्या? बिल्कुल, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। आप कुछ भी रखेंगे यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो y निकल कर आएगा ना, वही उसका वैल्यू हो जाएगी। x वो बन जाएगा जो आपने माना है और y यहां से निकल जाएगा, है ना। पर मैंने क्यों यहाँ पर 0 लिया है? क्योंकि कैलकुलेशन आसान बनानी है ना। मैं चाहता तो यहाँ पर कोई टिपिकल वर्ड लेकर, फिर टिपिकल डिजिट लेकर इसको यहाँ भेजता, फिर सब्ट्रैक्ट कराता, फिर बाद में डिवाइड कराता, ये भी मैं कर सकता था। बट मैंने क्या किया, इजी हमको यहाँ पर चूज करना है। अब इजी मेरे लिए क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो मैंने एक बार x को 0 मान लिया, अब मैं दूसरी बार y को 0 मान लूंगा। ध्यान से देखना, y 0 करने पे क्या होगा, 3x तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 4 आएगा, y की जगह आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 7। अब ये कैसे बनेगा? ये पूरा 0 हो गया तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 7/3। क्या आ जाएगी? 7/3। मतलब मेरे पास में जो सेकंड सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, x क्या आएगा? 7/3 और मैंने y क्या रखा था? 0 रखा था। तो ये मेरा आ जाएगा सेकंड सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? और ये मेरा क्या आया था? फर्स्ट सॉल्यूशन। और आपको चाहिए कितने? 2 सॉल्यूशन चाहिए हर इक्वेशन के लिए, तो ये इस तरीके से निकालेंगे। आ रही बात समझ में? इसको आप टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर देखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, है ना। आपको यहां लेना है x और यहां लेना है y। बहुत सारे स्कूल्स में ये ऐसे भी करवाते हैं, है ना। तो x और y लेना है। अब x क्या लिया था आपने शुरुआत में? आपने लिया था x 0, तो y क्या आया था? 7/4। तो x मैंने लिया 0 तो y आया 7/4। ठीक है ना। ये पहला सॉल्यूशन हो गया x और y का। ठीक है। अब सेकंड टाइम में क्या हुआ? सेकंड टाइम में y 0 लिया, सेकंड टाइम में y 0 लिया तो x कितना आया? 7/3। आ रही बात समझ में? और अगर आप इसको पुट कराएंगे ना, यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ पुट कराएंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इनको पुट कराएंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपको क्या करना है? काम करना है। अब इसके लिए हम क्या करें? डायरेक्ट टेबल मेथड करूंगा ना, डायरेक्ट टेबल मेथड करूंगा। ध्यान से देखना, तो मैंने यहाँ पर मुझे 2 सॉल्यूशन बनाने हैं, तो 2 सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा? इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगा। ये पहला सॉल्यूशन का बॉक्स हो गया, ये दूसरे का हो गया। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। अब करना क्या है कि हमें यहाँ पर वैल्यू गैस करनी है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 6y लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं y की वैल्यू अज्यूम कर लूँ, x अपने आप निकल जाएगा। सही बात है ना। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर गैस कर करके रखूंगा तो x अपने आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो, y की जगह अगर मैंने 0 पुट करा दिया, अगर मैं y की जगह 0 पुट करा देता हूं तो x इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी एक सॉल्यूशन है। दोनों 0 आ जाना भी सॉल्यूशन होगा। कंफ्यूज मत होना कि सर डिजिट नहीं आ रही है, 0 आ रहा है, क्या सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। x और y दोनों 0 आ गए। अब लेकिन दोबारा आप y 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम सॉल्यूशन आ जाएंगे ना, इसलिए y को आप 0 नहीं लेना है। अब y को क्या ले? मान लीजिए y को मैंने 1 मान लिया, तो 1 मानूंगा तो यहां पर जब 6 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आएगी ना? देखो आप, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 इंटू वाई की जगह 1 लिखता हूँ तो x इक्वल टू 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये 2 सॉल्यूशन हो गए मेरे पास में। ऐसे ही निकालना सॉल्यूशन, बहुत आसान काम है। अब अगर वो 2 सॉल्यूशन ना बोलकर 3 बोलता तो मैं क्या करता? तीसरा नंबर अज्यूम कर लेता, y की जगह 2 रख देता। कोई भी डिजिट आप रख सकते हैं, फ्रिक्शन फॉर्म भी रख सकते हैं, पर हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी कैलकुलेशन आसान से आसान बने। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म रखकर, रूट वाली वैल्यूज रखकर अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल बना ले। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैलकुलेशन आसान से आसान रहे। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। धीरे धीरे हम जब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी अच्छे से। चलो आगे करते हैं अपना काम। अब आता है हमारे पास में एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही है, ध्यान से देखना क्या कहता है। कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ठीक है, हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, ये इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख लेता हूं 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसके लिए ये बोलता है कि आपको कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं नीचे, तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा और नहीं होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सॉल्यूशन कौन होते हैं। सॉल्यूशन वो होते हैं जिसकी वैल्यू को पुट कराने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब LHS और RHS पार्ट कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। चलो आओ तो चेक करते हैं। मेरे पास में ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। और यहाँ पर मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन चेक करना है जो कि बनेगा 3,0। और ये किस फॉर्म में होगा? ये तो होगा हमारा x और ये हमारा क्या होगा? y। मतलब 3 को हमें x की जगह पुट करना है और 0 को हमें y की जगह पुट करना है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? चलो
तो हम यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये मेरे पास बनेगा 2, x की जगह मैं रखूंगा 3 और माइनस और y की जगह रखूंगा 0 इक्वल टू 6। तो ये बनेगा आपका 2 3 जा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। तो ये बनेगा आपका 6 इक्वल टू 6। क्या बनेगा? 6 इज इक्वल टू 6। तो बताओ मुझे LHS और RHS बराबर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3,0 is a solution of this, या फिर solution of this equation। ठीक है, 3,0 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे हमको चेक करना है, अगर सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास में सेकंड पार्ट है इसका, वो हम देखते हैं। सेकंड पार्ट है 0,6, मतलब x की जगह क्या पुट कराना है? 0 और y की जगह क्या पुट कराना है? 6 पुट कराना है। तो मेरे पास में इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, पुट करा के देखते हैं क्या आता है। 2 x की जगह 0 पुट कराएंगे, माइनस y की जगह 6 पुट कराएंगे और ये 6 हो जाएगा। ये बनेगा 0 माइनस 6 इक्वल टू 6। अब 0 में से माइनस जाता है तो माइनस 6 रहता है, माइनस 6 इक्वल टू 6। बताओ क्या ये बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है ना? LHS RHS के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 0,6 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, 0,6 नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल काम है। सबसे पहले क्या करना है? एक्स वाई को कंसीडर करना है और एक्स वाई की जगह पर हमारे सॉल्यूशन पुट कराने हैं और फिर एक बेसिक कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन इजी है, बस ये कि स्टेप्स को ध्यान रखते हुए आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कर लिया करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, ऐसा लगता है कि यार इसमें डाउट रह रहा है, तो उस डाउट के साथ आगे मत बढ़ो, डाउट को वहीं पे खत्म करके आगे बढ़ो। डाउट के साथ बढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। तो क्या करना होता है? पीछे बढ़ा लो वीडियो को फिर से और फिर से देख लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे चलते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन और मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। छोटे आपके क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें भी पूछ लेता है टीचर। देखो क्या बोलता है, इफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्या लिखा है आपके पास? आपके पास लिखा है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक है, आप हमेशा मैथ को एक बच्चे की तरह सॉल्व किया करो। मतलब जो भी चीज हो ना, उसे हाथों हाथ नीचे लिख लो। जो भी चीज गिवन है उसे जल्दी से लिख लो। इससे क्या होता है कि हमारे पास में एक तो यहाँ पर नॉलेज रहती है कि हाँ मेरे पास में ये चीज है, और हम कंफ्यूज नहीं होते, बार बार क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना पड़ता है। आ रही बात समझ में? देखो x आपके पास दे रखा है -1, और फिर से लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, y क्या दे रखा है अपन को? y दे रखा है यहाँ पर 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। ये बोल रहा है अगर ये इसके सॉल्यूशन है, कौन सी इक्वेशन के? इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन क्या है अपने पास? इक्वेशन है अपने पास में dx प्लस 4y इक्वल टू में k दे रखा है ना। हो सकती है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, k एक दूसरा वेरिएबल होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी हैं, शायद यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा आई थिंक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें k की वैल्यू बतानी है, तो अब क्या करेंगे? इन दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, x और y की जो वैल्यू गिवन है ना, उसे यहां पुट कराएंगे तो k सिंगल बच जाएगा और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। 3 यहां रहेगा, x की जगह हमें चेक करना है -1 आ जाएगा, +4 y की जगह आ जाएगा आपका 2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका k। चलो इसको सॉल्व करो। 3 -1 से मल्टीप्लाई होता है तो -3 आएगा, 4 2 से आपका बनता है 8 और इक्वल टू में k आता है। अब -3 + 8 5 बनेगा, तो 5k, मतलब आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन काफी मात्रा में एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है ना। देखो आप, छोटी सी कैलकुलेशन है, वैल्यूज दे रखी थी, इक्वेशन दे रखी थी, बस पुट कराया है और k की वैल्यू निकाल दी, है ना। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं रिवाइज करके वापस से। अब हम बात करते हैं ग्राफिंग लीनियर इक्वेशन। ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। अब स्ट्रेट आपका ग्राफ बनेगा किसके लिए? लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है ना। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होने वाली है 2 वेरिएबल की,
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपकी जो लीनियर इक्वेशन होने वाली है 2 वेरिएबल की, चाहे 1 वेरिएबल की हो या 2 वेरिएबल की, उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से एक्सेस बनाते हैं, फिर इसको x कहते हैं और ये x डैश हो जाता है, ये y होता है, ये y डैश हो जाता है। और यहाँ हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद में इनको मिलाते हैं, तो हमारे पास में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। आ रही बात समझ में, ये आपको पता भी होगा है ना कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। 2 सॉल्यूशन मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे और उन कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पे डिनोट करके उनको आपस में मिलाना पड़ेगा, ऐसे हमारा ये ग्राफ बनेगा। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है और इसके लिए हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ड्रॉ दी ग्राफ। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, 2 सॉल्यूशन एटलीस्ट होने चाहिए, 2 सॉल्यूशन या 2 कोऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम हमेशा हमारा ये टेबुलर मेथड अप्लाई करेंगे जो हम बनाते हैं। यहां पर x आएगा, यहां पर y आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन में x 0 रखता हूं, अगर मैं x 0 रखता हूं तो y कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, है ना। देखो आप, अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 4 बचेगा। उसी तरीके से अगर मैं y 0 रख दूं यहां पर, तो x हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। आप यहां पर x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है कि एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया ये वाला, इसको हम अगर a बोलते हैं तो हमें मिलेगा 0,4। x कहाँ होता है, आगे होता है, y हमेशा पीछे होता है। उसी तरीके से ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा b बन जाएगा और ये हमें मिलेगा 4,0। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ध्यान से देखो क्या किया है कि ये जो हमारे पास में इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के लिए हमने 2 कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए a और b। अब इन्हें हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस बनाएंगे। तो ये एक मैंने बनाई अपनी y एक्सेस, ये मैंने बनाई अपनी एक x एक्सेस, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम बोलेंगे x, इसको हम बोलेंगे x डैश, इसको हम बोलेंगे y और इसको बोलेंगे y डैश। इन पे हमको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। उसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा माइनर सा आपको नंबर आगे पीछे दिख सकते हैं, गैप बराबर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं एक आइडिया से बना रहा हूँ। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपके पास में बॉक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 4,0, x0 y4, x0 y4, तो ये तो हमें मिलेगा यहाँ पर, मतलब a कोऑर्डिनेट हो गया हमारा इस जगह पर, सही बात है। b कोऑर्डिनेट है 4,0, 4, मतलब x4 और y0, तो ये वाला होगा, है ना। 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। मैंने कहा था आपको कि क्या करना है, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और 2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है। अब क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो ग्राफ कैसा बन गया हमारे पास में, तो हमारे पास में बना है लाइन ग्राफ। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ या स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। ये हमारा बनेगा लाइन ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट्स बनाए, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया, कोऑर्डिनेट्स को मिलाया, ये आपका ग्राफ हो गया, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। मेन क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें। सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारा ग्राफ बन जाएगा, बहुत आसान है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक्सरसाइज आती है हमारी 4.1 और इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन का काम करेंगे और उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो अब हमारे पास में एक्सरसाइज आती है 4.1 और फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ध्यान से देखना। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में नोटबुक और पेन की कॉस्ट जो है उनका रिलेशन दे रखा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनानी है
इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए। तो यहां पर ये बोलता है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी वाई। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखना, हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। नोटबुक और पेन की कॉस्ट के बीच में एक रिलेशन हमको बनाना है, मतलब एक इक्वेशन हमें बनानी है। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स रुपीज, ठीक है। उसी तरीके से लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज वाई रुपीज। आ गई बात समझ में, ठीक है। आपकी जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट तो हो गई एक्स रुपीज और जो पेन है उसकी कॉस्ट हो गई वाई। अब अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, हमारे को जो कंडीशन दे रखी है उसमें बोलता है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब अगर नोटबुक और पेन की कॉस्ट को बराबर करना है तो ये कहता है कि नोटबुक जो है वो डबल है पेन से। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो पेन को डबल करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, y की तरफ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर हमारे नोटबुक और पेन की कॉस्ट आपस में बराबर होगी। अब इसको बनाना है लीनियर इक्वेशन, तो 2y को इधर लाएंगे तो ये बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। कितना आसान क्वेश्चन है 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको नोटबुक और पेन की कॉस्ट के बीच में रिलेशन बताना है, बहुत आसान है। चलें आगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि नीचे जो भी इक्वेशन दे रखी है ना उसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद इंडिकेट करनी है a b और c की वैल्यू, और उसके बाद हमें a b c की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को देखो आप, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखो। यहां हमने देखा तो 2x प्लस 3y अपनी जगह पर ही है, पर ये 9 माइनस 3 5 पे बार जो है वो इस तरफ बैठा, तो इसको इधर लाएंगे पहले। तो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर 2x प्लस 3y, और ये इधर आएगा तो इसका माइनस हो जाएगा साइन 9.35 बार, ठीक है, इस तरीके से बनेगा और यहाँ बन जाएगा हमारा 0। अब हमें इसमें a b और c की वैल्यू बतानी है। वापस दोहराओ, a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोफिशिएंट ऑफ y और c होता है कांस्टेंट। तो इसमें से ढूंढ लो। a की बात करेंगे तो a तो हमारा हो जाएगा 2, और अगर हम b की बात करेंगे तो b हो जाएगा हमारा 3, और अगर c की बात करें तो विथ साइन उठाना है माइनस का 9.35 बार, और ये फाइनली आंसर है। हलवा, बिल्कुल बिल्कुल हलवा एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो यहां हमने देखा कि x लिखा हुआ है माइनस y अपॉन 5 लिखा है, y अपॉन 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ लिखा माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। देखो आप ax by और c, बस साइन अलग है तो क्या दिक्कत है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर हम a की बात करते हैं तो a होता है x का कोफिशिएंट, जहां पर कुछ नहीं लिखा वहां पर 1 लिखा होता है, तो a हो जाएगा हमारा 1 और b हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन 5, क्योंकि देखो नीचे 5 है, ऊपर क्या लोगे 1 लोगे, तो माइनस का 1 अपॉन 5 हो जाएगा। और अगर हम c की बात करते हैं तो c हो जाएगा माइनस का 10, c क्या हो जाएगा -10। बहुत आसान, बहुत आसान। चलें आगे। चलो भैया आगे हम देखते हैं, हमारी इसी क्वेश्चंस के पार्ट है। तो पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। अब जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या इसे मैं 6 को इधर ला सकता हूं, तो ये बनेगा माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर बताओ a b c क्या होगा, a होगा -2, b होगा 3 और c होगा -6। a होगा -2, b होगा 3, c होगा -6। बस यही काम करना है आपको, ठीक है ना। ये आपके 2 नंबर हैं, मतलब 2
आंसर एक तो ये आंसर ही हो गया, एक्सप्रेस करना है, दूसरा इंडिकेट करना है। इसको देखो आप 3y को इधर लाएंगे तो ये बनेगा x माइनस 3y। चूंकि यहाँ पर c नहीं है तो क्या करेंगे, c के लिए हम लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई c इक्वल टू 0। बताया था मैंने पीछे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट तो है ही नहीं। ठीक है, कांस्टेंट तो है ही नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलें आगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसी के पार्ट्स दे रखे हैं। चलो 5y को इधर लाते हैं माइनस को, तो ये बनेगा 2x प्लस 5y और c नहीं है तो क्या लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई c इक्वल टू 0। a की बात करते हैं 2 हो जाएगा, b की बात करते हैं 5 हो जाएगा, c की बात करते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्लो पता चल गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फ्लो पता चल गया, इजीली हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। यहां चेक करते हैं, यहां तो हमारे पास में y है ही नहीं, तो y को हम सेट कर देंगे कैसे, ये 3x हो गया, y के कोफिशिएंट को 0 बनाओ, साथ में y लगाओ, प्लस का 2 लगाओ, इक्वल टू में 0 लगाओ, बन गई इक्वेशन। एक एक नंबर, दो दो नंबर के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में इतने आसान से। ठीक है, a की वैल्यू बता दो, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू, b यहाँ पर 0 ले रखा है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, वैल्यू बतानी है, एक्सप्रेस करना है, वैल्यू बतानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर और पार्ट्स आते हैं इसके। यहाँ पर देखो अब x नहीं है अपने पास, नहीं है ना, तो x को हम सेट कर लेंगे, कोफिशिएंट 0 बना दो और साथ में x लगा दो, और यहाँ है प्लस का y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब a बताओ, बोलो जरा, a क्या होगा 0 होगा, b क्या होगा, b कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 होगा, और c क्या हो जाएगा -2। वैल्यूज कैसे भी आ सकती है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब आ सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है ना, इसको चेक किया हमने, तो हमने बोला यार 2x उधर पहले से ही लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना 5 को उधर ले जाते हैं, है ना, 5 को उधर ले जाते हैं, तो अब ये 5 तो माइनस हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। अब क्या है, ये 2x अपनी जगह पर ही है, y नहीं है तो लगाएंगे 0, साथ में y लगा देंगे, हो गया। a की वैल्यू बता दो जल्दी से, 2 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी -5 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत हलवा एक्सरसाइज है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि 4th चैप्टर मुफ्त का नंबर देकर जाएगा आपको, अगर आप ये 2-3 चीजें समझ लेते हैं तो। ठीक है, नहीं समझते हैं तो चीजें डिफिकल्ट लगेगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब हमारे पास में आती है 4.2 एक्सरसाइज। अब 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमने हमारा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम 4.2 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये भी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ठीक है, नीचे आपके पास में एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यह आपके पास में एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के लिए आपको ये चूज करना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा ट्रू होगा और क्यों होगा। तो अब ट्रू होने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक ही सॉल्यूशन आता है तो उसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और अगर 2 सॉल्यूशन आते हैं तो बोलेंगे ओनली 2 सॉल्यूशन, और अगर 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आई बात? देखो पहले तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा और फिर वाई, ये इंपॉर्टेंट है। सही गलत तो आप बता ही दोगे, पर क्यों? ठीक है, सही होगा तो क्यों और गलत होगा तो क्यों। तो चलो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन निकाल कर देखते हैं। ठीक है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, डिफिकल्टी लेवल इनमें कुछ भी नहीं है। डिफिकल्टी लेवल अगर आपको सॉल्व करना है तो आप आर डी शर्मा या दूसरी रेफरेंस बुक उठाइए, है ना, या मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहता हूँ, वो देखिए, तो वो पार्ट आपका जो होगा वो आपको एक हायर ऑर्डर थिंकिंग देगा। ठीक है ना, मतलब ऊपर सोचने की बात होगी। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आसान आसान से क्वेश्चन है। चलो तो यहाँ देखते हैं हम कि x और y ऐसे लिखते हैं हमेशा। चूंकि इस तरफ मेरे पास में x है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं x की वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी 0। ठीक है ना, रख सकते हैं हम। मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है ना, तो बात तो ऐसी है कि हमें वो नंबर रखना है
कि हमारी कैलकुलेशन ईजी बनी रहे। तो मैं यहाँ पर x रखता हूँ 0। तो अगर मैं यहाँ पर x 0 रखूँ तो ये 3x तो 0 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 5 बचेगा। आ रही बात समझ में? अगर हम 0 रखते हैं तो 5 बनेगा। उसके बाद मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 3 जा 3 और 3 और 5 ऐड होकर क्या बनेगा, 8 बनेगा। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये बनेगा 6 और 6 और 5 क्या बनेगा, 11 बनेगा। आ रही बात समझ में, है ना? बहुत आसान। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन है क्या एक ही सॉल्यूशन आ रहा है क्या? नहीं, एक आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। आप चाहें जितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये चीज किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जितनी वैल्यू हम निकालना चाहें उतनी हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान था, है ना? समझ गए होंगे आई होप आप कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है और कहता है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी है ना? इनके लिए आपको क्या निकालना है, 4-4 सॉल्यूशन निकालने हैं सबके लिए। कितने सॉल्यूशन, 4-4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो निकालने का तरीका क्या रहने वाला है, हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना? बॉक्स बना के ही आप काम करना, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि आप क्या वैल्यू रख रहे हैं और क्यों रख रहे हैं और फिर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना? चाहें तो आप उसका नीचे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपका तो एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, तो वहां तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पर ऐसे अगर टेबल बना देते हैं ना आप, तो इससे क्या होता है कि टीचर देखेगा, उसे दिखेगा कि हाँ x की वैल्यू ये रखी है तो y ये आ रहा है, y ये रखा है तो x ये आ रहा है, और करेक्ट करते हुए चला जाएगा, ठीक है ना? फिर उसे ये जो आप नीचे सॉल्यूशन करेंगे ना, वो नहीं देखना पड़ेगा, वो जो आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे वो नहीं देखनी पड़ेगी, ये टेबल देखेगा और आपको मार्क्स देके आगे चला जाएगा। चलो, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 4 सॉल्यूशन की बातें करते हैं ना, तो x इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन, अगर मैं x 0 रखता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 में, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये प्लस का y इक्वल टू 7 बचेगा। मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी कब, जब मैं x 0 रखता हूँ। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से सेकंड सॉल्यूशन देखना आप, x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, मान लो 1 रख दी, तो ये हमारा बनेगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? 2 इंटू 1 2 बनेगा, प्लस का y इक्वल टू 7 बनेगा। मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2, जो कि कितना बनेगी, 5 बनेगी। कब बनी है 5, जब मैंने x 1 रखा है, ठीक है ना? आप ऐसे बॉक्स बना सकते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, स्टेप वाइज देखते रहना, ठीक है ना? और ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, 2-2 3-3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3-4 में भी पूछ सकता है कभी कभी, है ना? जैसे मान लो 5 सॉल्यूशन पूछ लिए तो बड़ा क्वेश्चन बना दिया। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो ये बनेगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4, जो कि कितनी बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है ना? तो y की वैल्यू 3 आई है कब, जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी है, ठीक है? अब चौथा सॉल्यूशन निकालिए, फोर्थ सॉल्यूशन में भी आपको यही करना है। मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई बच्चा बोले सर मैं x की क्यों रखूं, मैं y की भी तो रख सकता हूं। बिल्कुल रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़े। उसके बाद आता है 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, यह बनेगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6, जो कि क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है? तो y की वैल्यू 1 आ जाती है जब मैं x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। और नहीं आती ना देखो कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन नहीं आती तो वापस रिवाइज कर लिया करो, वीडियो को पीछे ले जाओ, ठीक है ना, 10-15 सेकंड, और फिर से इसको वापस देखना स्टार्ट करो, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड का ही पार्ट है अगला, और हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है ना? y इक्वल टू 9। अब बच्चे बोलते सर पाई की वैल्यू आ गई, क्या करें? क्या पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्या? नहीं रखनी है, पाई को एज इट इज ही छोड़ दो आप। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं, मैं y यहां रखता हूं
और 9 यहाँ रखता हूँ, इस पाई एक्स को मैं इस तरफ ट्रांसफर करता हूँ तो ये बनेगा माइनस का पाई एक्स। क्या बनेगा? माइनस का पाई एक्स बनेगा। ठीक है, अब निकालने हैं हमें 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन अब मैं विदाउट कैलकुलेशन निकालूंगा। ठीक है ना, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन की थी ना, वैसा नहीं करूंगा, आप वो कैलकुलेशन करके देखना है एक बार। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन आप करके देखना और बताना मुझे कि क्या मैंने सही किया है क्या। ठीक है, यहाँ x रखते हैं, यहाँ y रखते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ। देखना जरा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 9 माइनस 0 क्या बनेगा? 9 बनेगा। 9 माइनस 0 क्या बनेगा? 9 बनेगा। ये 9 बन गया। अगर मान लो x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 1 पाई से मल्टीप्लाई के पाई बनेगा, मतलब आंसर आएगा 9 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू रखनी नहीं है आपको, आप इसको ऐसा का ऐसे ही रख देंगे, 9 माइनस पाई। फिर आप x की वैल्यू 2 रखिए, देखो 2 रखेंगे तो 2 पाई बनेगा, मतलब 9 माइनस 2 पाई बनेगा। 3 रखो तो क्या बनेगा? 9 माइनस 3 पाई। 4 रखते हैं, 9 माइनस 4 पाई। जितने पूछते हैं हम बता सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है ना, ये मैंने विदाउट कैलकुलेशन किया है, आप चाहें तो नीचे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आप अगर 4 रखोगे तो 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद देखो, राइट 4 इक्वेशन, मतलब 4 सॉल्यूशन किसके लिए? x इज इक्वल टू 4y के लिए। अब ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, ये तो क्या है, बहुत आसान है। देखो आप, ये हमने यहाँ बॉक्स बनाए हमारे, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, ये तीसरा और ये चौथा। ये x रखेंगे, ये y रखेंगे। अब यहाँ पर 4y लिखा हुआ है ना इस तरफ, तो मैं y की वैल्यू रखूंगा हर बार। y की वैल्यू रखता हूँ, है ना, y की वैल्यू रखता हूँ 0। ध्यान से देखना, 4 अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। मैं रखता हूँ y की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 क्या बनेगा? 4 बनेगा। y की वैल्यू रखता हूँ 2, कितना बनेगा? 8 बनेगा। 3 रखता हूँ, कितना बनेगा? 12 बनेगा। नीचे 1 2 3 4 चल रहा है, ऊपर 4 की टेबल चल रही है ना, सही बात है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पर पैटर्न से हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि यार 4 सॉल्यूशन कैसे निकालने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में फिर से है अगला क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन। कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन है और विच आर नॉट, और कौन नहीं है। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये x और ये y की वैल्यू, जैसे ये x होता है हमारा और ये y होता है, इन x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के देखना है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, तो चलो इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है मेरे पास में यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पर रखूंगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 रखूंगा। ठीक है ना, इस इक्वेशन में देखना जरा, x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 बनेगा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 रखता हूँ इज इक्वल टू में 4। तो अब आएगा आपका ये 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, मतलब माइनस 4 इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ क्या LHS RHS बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, दोनों नॉट इक्वल टू है। तो हम क्या बोलेंगे? 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्या ये आप कर सकते हैं? क्या ये आप कर सकते हैं? क्या कैसे करना है? x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। x की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, और y की जगह क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। चलो देखते हैं एक बार, मैं करके देखता हूँ। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, तो ये बनेगा आपका, x की जगह आपको 2 रखना है, 2 माइनस 2, और y की जगह 0 इक्वल टू 4। यह आपका होगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, मतलब 2 इक्वल टू 4। अब बताओ 2 और 4 आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होने के कारण ये नॉट इक्वल टू आएगा, तो हम बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ये लिख सकते हैं, आप लिख देना यहाँ पर, क्या लिखोगे? 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। जैसे स्टेटमेंट यहाँ लिखा था ना, वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं,
चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारे पास में यही क्वेश्चन और इसका थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है। इक्वेशन हमारी वही रहेगी x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसी के लिए हमें चेक करके देखना है। चलो चेक करते हैं, x की जगह क्या रखना है 4 और y की जगह क्या रखना है 0। तो यहाँ हम रखेंगे x की जगह 4, तो ये हमारा बनेगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो ये बनेगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। और ये मुझे लग रहा है कि बराबर है यार दोनों एक दूसरे के। क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? तो हम बोलेंगे यस। यस क्या बोलेंगे, 4,0 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा आपको लास्ट में तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है और नहीं है। वो हम सेटिस्फाई के बेस पर देखेंगे। अब सेटिस्फाई हो रहा है तो है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखो x की जगह पर क्या रखना है √2 रखना है और y की जगह पे क्या रखना है 4√2। ठीक है ना, कैसे भी दे दें आपको, रूट में आ जाए वैल्यू, डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, आपको तो बस एक चीज ध्यान रखनी है कि रखो, सेटिस्फाई हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो हम नो आंसर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो इक्वेशन में रखते हैं x की जगह √2। इक्वेशन में √2 रखा, -2 है, y की जगह रखेंगे 4√2 इक्वल टू 4। √2 माइनस 8√2 इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो, यहां पर 8√2 है, यहां पर 1√2 है। 8√2 में से 1√2 जाता है तो कितना बचता है 7√2 बचता है, और वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। -7√2 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं, तो हम बोलेंगे नो। नो, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर से हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन आता है ना, मतलब थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है और y की वैल्यू भी 1 रखनी है। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की बात करते हैं 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 4 और ये बनेगा भैया -1 इक्वल टू 4, जो कि नॉट इक्वल टू बनेगा। और नॉट इक्वल टू बनेगा तो हम बोलेंगे नो। नो, 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत आसान है। मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हैं स्कूल का बैठकर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो समझना ही है आपको। पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था शुरुआत का 20 से 25 मिनट का जो इंट्रोडक्शन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज चीजें बिगड़ जाएगी, फिर आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। ये आसान बहुत, मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है पूरी की पूरी। चलो, तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू बतानी है। उस इक्वेशन में देखो के है और हमें क्या दे रखा है x इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, x इक्वल टू 2 दे रखा है, सॉरी 4 नहीं है 2 है, और y इक्वल टू है 1। और ये सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी है भैया, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये आपके पास में इक्वेशन है। इस इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है, इसके सॉल्यूशन है। और अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो पुट कराते हैं हम, हमारे पास में इक्वेशन है, मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो x की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 3, y की जगह रखेंगे 1 इक्वल टू k। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 होता है, 3 1 3 होता है, इक्वल टू में k आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 7, 4 और 3 ऐड होकर 7 बने। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल, यहाँ k आ गया था, दूसरे वेरिएबल्स भी दे सकता और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन होता है आपका। और थैंक यू इतना टेंशन बनाने के लिए, एंड तक आने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एंड तक पढ़ रहे हैं मतलब आप सीरियस हैं, तो सीरियस हैं तो ये फोर्थ चैप्टर आपका यहाँ मजबूत हो गया है। हमारा टारगेट है, ध्यान रखना, 80 आउट ऑफ 80 लेकर चल रहे हैं। हाफ ईयरली दे रहे हो आप, तो 80 आउट ऑफ 80 हम जब हमारा फाइनल एग्जाम देंगे तो वहाँ भी हमारा यही टारगेट रहना है, फुल मार्क्स लाने का पूरा हम
यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगर वीडियो अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं और लाता रहता हूँ और ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी मैं बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच।